लिखो नेक्स्ट इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट। देखो दिस इज ए टेम्पोररी इफेक्ट, दिस इज ए टेम्पोररी इफेक्ट, this effect is applicable on unsaturated compound, this effect is applicable on unsaturated compound during the time of the attack by the reagent, during the time of the attack by the reagent on substrate, during the time of the attack by the reagent on substrate, complete movement of pi electron, complete movement of pi electron is known as electromeric effect. During the time of the attack by the substrate, reagent on substrate, the complete movement of the pi electron is known as electromeric effect. ये इफेक्ट है, ये एक टेम्पोररी इफेक्ट है। मतलब ये इफेक्ट कब आता है, ये इफेक्ट कब हम अप्लाई करेंगे? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अटैक। सो लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, इट इज नॉट ए परमानेंट इफेक्ट। In this effect, complete movement of the pi electron takes place during the time of the attack by the reagent. जैसे कि, so let us consider CH2 double bond CH2 alkene system. This effect is only applicable for unsaturated compound. That means compound containing double bond and triple bond. मतलब pi electron होना चाहिए. So let us consider alkene system. Alkene and यहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल. We know that alkene is a nucleophile. Any system where between carbon multiple bond is present are said to be nucleophile. And what are nucleophile? Nucleophiles are the electron pair donor. तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है। हमें पता है कि पाई बॉन्ड बनता है बाय द साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ द p ऑर्बिटल, एंड ए पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल्स आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो व्हेन द इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच द न्यूक्लियोफिलिक सिस्टम, एल्किन क्या है? एक न्यूक्लियोफिलिक सिस्टम है। सो इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन कहां दिख रहा है? इसके ऊपर दिख रहा है। सो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। तो यहां न्यूक्लियोफाइल दिखा, तो जब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जब E+ यहां पहुंचा, तो यहां जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। कंप्लीट मूवमेंट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। यहां पर पाई बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। किस टाइप का एल्कीन है? ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग हो जाएगा कोई भी एक कार्बन पे। तो वो हम लोग लेफ्ट में भी करा सकते हैं, राइट में भी करा सकते हैं। तो शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन और शोन बाय एरो। इस तरह का एरो शो करने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर रहा, और इस तरह का एरो शो करने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा। तो एज इट इज ए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, यू कैन शिफ्ट एनी डायरेक्शन। तो जैसे मोमेंटरी सोचो, जब वो शिफ्ट कर रहा होगा मोमेंटरी, CH2 नेगेटिव एंड CH2 पॉजिटिव बन रहा होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसको इलेक्ट्रॉन किस कार्बन में दिख रहा है? इस कार्बन में दिख रहा है। उसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल जिस कार्बन में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, उसी कार्बन में जाके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। उसका मतलब यहां क्या बन गया होगा? यहां इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड बना लिया। नेगेटिव चार्ज इस कार्बन में आया था या इस कार्बन में आया था, कहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो जहां नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोफाइल उसी कार्बन में जाके उसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा। उसका मतलब इस कार्बन में क्या हो जाएगा? यहां पर एक कार्बोकेटाइन क्रिएट हो जाएगा। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अटैक, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट। तो ये एक टेम्पोररी इफेक्ट है। इस इफेक्ट में शिफ्टिंग कब होगा? अटैक के समय।
यदि इलेक्ट्रोफाइल नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे? अल्किन को CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखेंगे, मगर जब वो अटैक करने आ रहा होगा तो उसका पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग स्टार्ट हो गया, कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एरो के साथ। एरो रिप्रेजेंट दैट 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किस कार्बन में हुआ? इसी में। और वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक किया, तो इस टाइप का इफेक्ट को बोलेंगे प्लस ई इफेक्ट। जैसे प्लस आई प्लस माइनस आई होता था, यहां पर प्लस ई। प्लस ई का मतलब जिस कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा उसी कार्बन में रिएजेंट बॉन्ड बना लिया। जिस कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्यूमुलेट हुआ उसी कार्बन में रिएजेंट का अटैक भी हुआ, देन इट इज कॉल्ड प्लस ई इफेक्ट। अब यहां पर देखो, लेट अस कंसीडर CH3 CH3CO CH3 मतलब कीटोन सिस्टम है। यहां जो पाई बॉन्ड है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। पाई बॉन्ड इज बिटवीन कार्बन और ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसका खींचने का पावर ज्यादा होगा। तो जब न्यूक्लियोफाइल यहां अप्रोच किया, तो जैसे न्यूक्लियोफाइल इसके पास पहुंचा तो इसका पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग स्टार्ट होगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन आप किसके तरफ शिफ्ट करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के साथ अटैच है कार्बन, तो पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर गया। सो इट इज अ टेम्पोररी मूवमेंट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अटैक। अटैक के समय ये शिफ्टिंग स्टार्ट होगा। तो जब यहां शिफ्ट किया तो इस ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड था वो इसके ऊपर चला गया। पॉजिटिव चार्ज कहां पर आएगा? मोमेंटरी, इस कार्बन में। और न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल तो वहीं अटैक करता है जहां उसको डेफिशिएंसी दिखता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ओवर द सबस्ट्रेट दैट रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लो। और इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करता है? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होता है। उसका मतलब अब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कैसे हुआ? इसके ऊपर गया, पॉजिटिव चार्ज इसमें आया, न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक किया। तो अब कैसे बॉन्ड बनेगा? देखो CH3C CH3, इसके साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और इसमें एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब एक चीज से ध्यान दो, अटैक से पहले जैसे यहां पर देखो इलेक्ट्रोफाइल में चार्ज क्या था? प्लस चार्ज था। जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन में चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जब नेगेटिव चार्ज में अटैक करेगा तो यहां क्या बन गया? न्यूट्रल बन गया, और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन में आ गया। यहां क्या हो रहा? यहां पर जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा ऑक्सीजन की तरफ, तो यहां पर ऑक्सीजन में नेगेटिव आया, यहां पर कार्बन में पॉजिटिव आया। तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? कार्बन पे। न्यूक्लियोफाइल का अपना चार्ज क्या है? यहां पर नेगेटिव। वो कार्बन में अटैक किया, कार्बन में चार्ज क्या है? पॉजिटिव। तो अब यहां पर क्या बना दिया? न्यूट्रल, और ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहां पर क्या हुआ? दोनों में डिफरेंस देखो। यहां इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में एक्यूमुलेट हुआ था, इलेक्ट्रोफाइल उसी कार्बन में अटैक किया। तो जिस कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़ा था वहां रिएजेंट का अटैक हुआ। यहां क्या हुआ? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, रिएजेंट वहां अटैक नहीं किया, ऑपोजिट साइड में अटैक किया। सो दिस इज कॉल्ड माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है अटैक वहां नहीं हो रहा, ऑपोजिट साइड में हो रहा, देन इट इज माइनस ई। और जहां बढ़ रहा है वहीं पर अटैक होने का मतलब प्लस ई। So during the time of the attack, this shifting of pi electron is known as electromeric effect and it is a temporary effect. Temporary effect का मतलब क्या? जैसे न्यूक्लियोफाइल इसके पास पहुंचा, as the nucleophile approaches here, यहां पर क्या हो गया? पाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में टूट गया। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्सीजन के ऊपर चला गया। अब सोचो कि न्यूक्लियोफाइल मान लो कि फिर से वो रिटर्न चला गया। न्यूक्लियोफाइल जैसे वो रिटर्न चला गया, उसको हम लोग निकाल लेते हैं, तो फिर से ये अपना पुराना सिस्टम में पहुंच गया। उसका मतलब ये जो पोलराइजेशन हुआ, क्या वो हमेशा हुआ है? यदि हमको कीटोन का स्ट्रक्चर लिखने बोले, एसीटोन का स्ट्रक्चर लिखने बोले, तो हम लोग एसीटोन का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर लिखेंगे या ये वाला स्ट्रक्चर हम लोग लिखेंगे? बताओ, ऊपर वाला स्ट्रक्चर लिखेंगे या नीचे वाला? ऊपर वाला।
उसका मतलब ये तो यहां पर ये स्ट्रक्चर कब लिखेंगे, जब अटैक के समय, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अटैक। उसका मतलब इट इज ए टेम्पोररी इफेक्ट। स्ट्रक्चर तो यही है मगर अटैक के समय इस फॉर्म में आ जाएगा। सो एन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज ए टेम्पोररी इफेक्ट। In this effect, complete movement of the pi electron takes place, and this effect is visible or applicable for multiple bond system. For multiple bond system में या unsaturated system में इस effect का application होता है। अभी बताया ना, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है। तो ये अब यहां पर देखो एल्किन क्या होता है, एल्किन, एल्काइन, ऑल आर, जहां भी कार्बन कार्बन के साथ मल्टीपल बॉन्ड है, दोज आर द न्यूक्लियोफिलिक सिस्टम। सो ये एक एल्किन है। अच्छा अब बताओ ये एल्किन सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल, क्योंकि हम लोग इसको बीच से काट नहीं पाएंगे। मतलब कार्बन से काटेंगे तो यहां सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, यहां डबल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब दोनों साइड अलग अलग है। सो इथीन था सिमेट्रिकल एल्किन, मतलब when the pi bond is exactly at the middle then it is called symmetrical. pi bond जब मिडिल में नहीं है तो क्या बोलेंगे, unsymmetrical. So propene is an example of the unsymmetrical alkene, whereas butene, ethene ये एक symmetrical alkene का स्ट्रक्चर है। So alkene whether the pi bond is exactly at the middle or pi bond is not at the middle, pi bond मिडिल में है then it is called symmetrical alkene. pi bond मिडिल में नहीं है मतलब unsymmetrical alkene होगा। When the pi bond is not at the middle, then it is unsymmetrical. When the pi bond is at the middle, then it is symmetrical. Butene is a symmetrical alkene. Butene is a unsymmetrical alkene. क्योंकि डबल बॉन्ड कहां पर है, फर्स्ट पोजीशन में है। अच्छा अब यहां पर देखो, जैसे इलेक्ट्रोफाइल यहां अप्रोच किया तो क्या हो जाएगा, इसका पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग स्टार्ट होगा। मगर जब हम लोग इथीन में डिस्कस कर रहे थे तो यहां हम लोग क्या बोले कि वहां तो वो सिस्टम सिमेट्रिकल था, तो पाई बॉन्ड को कहीं भी शिफ्ट कराओ, लेफ्ट वाला कार्बन में शिफ्ट कराओ, राइट में कार्बन शिफ्ट कराओ, दोनों तो आइडेंटिकल है। मगर अब यहां पर हम अपना हिसाब से शिफ्ट नहीं करा सकते हैं क्योंकि ये तो अनसिमेट्रिकल एल्किन है। अब यहां तक तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब देखो दो पॉसिबिलिटी है यहां पर कि पाई बॉन्ड यहां चला गया, एक केस पाई बॉन्ड ऐसा हो सकता है कि इस कार्बन के ऊपर चला गया तो यहां नेगेटिव आएगा, इस कार्बन में पॉजिटिव, तो दो केस बन सकता है। तो एक हो गया CH3 CH नेगेटिव CH2 पॉजिटिव। एक केस और क्या बन सकता है, पाई बॉन्ड राइट वाला कार्बन में भी जा सकता है। दो पॉसिबिलिटी है। तो अब हम लोग सेकेंड पॉसिबिलिटी में क्या आ जाएगा, CH3 CH पॉजिटिव एंड CH2 नेगेटिव। अटैक किसका हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, जहां उसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखेगा। इस केस में उसको इलेक्ट्रॉन यहां दिख रहा है और इस केस में उसको इलेक्ट्रॉन यहां दिख रहा है। उसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैक करेगा तो यहां पर E के साथ एक बॉन्ड बन गया, और इस केस में इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करेगा तो यहां पर एक बॉन्ड बन गया। तो दो केस हो गया, मतलब दो इंटरमीडिएट क्रिएट हो गया, दो प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो गया, दो पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गया। उसका मतलब ऐसा समझो, तुम्हें मान लो कि स्कूल से घर जाना है। स्कूल से घर जाने के लिए तुम्हारा पास दो रास्ते हैं, तो उसका मतलब देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। मगर तुम तो उसी पाथ को लोगे, वही रास्ता अपनाओगे जिस रास्ते में तुम कंफर्टेबल होगे, जिस रास्ते में समय कम लगेगा, जहां ट्रैफिक कम रहेगा, जहां स्मूथ रहेगा, सब कुछ सही रहेगा, तो तुम तो वही रास्ता फॉलो करोगे। तो एग्जैक्टली यहां पर है, मतलब जब ये अटैक करने आ रहा होगा दो पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गया। अब हमको ये चेक करना है कि ये दोनों पॉसिबिलिटी में कौन ज्यादा स्टेबल पॉसिबिलिटी है। जो स्टेबल पॉसिबिलिटी होगा रिएक्शन उसी पाथ से मूव कर जाएगा, वही हमारा इंटरमीडिएट हो जाएगा। अब हम लोग कैसे चेक करेंगे, अब देखो ये कार्बोकेटाइन है, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है। बताओ ये कार्बन कितना डिग्री कार्बन है, यहां पर
1 डिग्री। ये कार्बन एक कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच है, ये कार्बन कितना कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच है? 2 डिग्री। तो अब बताओ, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन कौन ज्यादा स्टेबल होता है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्यों होता है? क्योंकि यहां पर देखो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में यहां पर एक ही ग्रुप का प्लस आई का सपोर्ट आ रहा, यहां पर इसका भी प्लस आई, इसका भी प्लस आई, मतलब 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री एंड 3 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री, 3 इज मोर देन 2, 2 इज मोर देन 1। तो उसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि ये इंटरमीडिएट हमारा ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दिस इंटरमीडिएट? यस सर। उसका मतलब रिएक्शन इसी पाथ से रिएक्शन को जाना है, यही हमारा मेन इंटरमीडिएट है। ये बहुत ही कम बनेगा, नेग्लिजिबल। जैसे अब हमारे पास घर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, अब हम तो वही रास्ता चुनेंगे ना जहां पर जो हमारे लिए कंफर्टेबल होगा, स्मूथ होगा, टाइम टेकिंग कम होगा। मगर ऐसा कभी सोचो, ऐसा भी हो रहा होगा कि जब काफी ट्रैफिक जाम है या कभी मान लो कि कुछ वहां प्रॉब्लम आ गया, जैम लग गया, तब हम लोग क्या करते हैं? दूसरा पाथ ले लेते हैं। उसका मतलब यही हमारा मेन पाथ होगा, ये हमारा माइनर होगा। दिस इज आवर मेजर, दिस विल बी आवर माइनर। उसका मतलब व्हेनेवर द रिएक्शन टेक्स प्लेस देयर आर ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, सो दैट पॉसिबिलिटी जो स्टेबल होगा उसको हम लोग बोलते हैं मेजर इंटरमीडिएट। सो दिस इज आवर मेजर इंटरमीडिएट एंड दिस इज आवर माइनर इंटरमीडिएट। तो अब वही हुआ, इलेक्ट्रोफाइल जब यहां अटैक करने आया, दिस इज इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्ट हुआ, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट। उसका मतलब कार्बोकेटाइन को कहां बनाना है? हायर डिग्री कार्बन में क्रिएट करना है, बिकॉज हायर डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। सो दिस टाइप्स ऑफ इफेक्ट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अटैक इज नोन एज इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट। तो प्रोडक्ट साइड में हम मेजर पाथ को ही तो लेंगे ना कंसीडरेशन में? हाँ, मेजर ही लेंगे। यदि हमसे ये पूछा जाए कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी है। मगर ये पूछा जाए कि विच इज द मेजर पॉसिबिलिटी, दिस इज अवर मेजर पॉसिबिलिटी। अच्छा। नेक्स्ट लिखो रेजोनेंस इफेक्ट। लिखो, व्हेन ए सिंगल लुईस स्ट्रक्चर or when a single structure cannot explain all the properties of the compound, when a single structure cannot explain all the properties of the compound, all those structure which can explain the actual properties, all those structure which can explain the actual properties of the compound are said to be resonating, canonical, are said to be resonating, or it could be canonical or contributing structure, all are same meaning. All those structure which can explain the actual properties of the compound are said to be resonating or canonical or contributing structure, and this phenomenon is known as resonance, and this phenomenon is known as resonance. फिर लिखो, resonance is a hypothetical
it is a imaginary concept or hypothetical. It does not takes place. ये होता नहीं है. जैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़े, हाइब्रिडाइजेशन में कुछ मिक्सिंग होता तो है नहीं, मगर हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट वी कैन एक्सप्लेन द बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, और हम लोग उसका शेप एक्सप्लेन कर पाते हैं. सो लाइक रेजोनेंस, रेजोनेंस इज ऑल्सो हाइपोथेटिकल. It is a imaginary concept. It does not take place. But using resonance, we can explain the actual properties. Experimental property को हम लोग explain कर लेते हैं इससे. अच्छा, अब यहां पर रेजोनेंस को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा देयर आर इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन दो टाइप का होता है. लिखो, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. One is the localized electron, other is the delocalized electron. Localized electron, other is the delocalized electron. अब ये localized electron किसको बोलेंगे, delocalized electron किसको बोलेंगे? देखो, जैसे मान लेते हैं A और B के बीच में बॉन्ड है, यहां बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है. ये इलेक्ट्रॉन क्या है, दोनों के बीच में है. So this is an example of localized electron. Localized electron का मतलब वो दो एटम का बीच में प्रेजेंट है, या उस कोई एटम के ऊपर प्रेजेंट है, वो वहां पर ही प्रेजेंट है. Localized electron का मतलब if the electron is concentrated particular at a position, at a site, at a particular site में वो concentrated है. The site could be one atom, the site could be between the two bonds, then it is called localized electron. डीलोकलाइज का मतलब इलेक्ट्रॉन वहां कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, वो मूव कर रहा है. सो इफ द इलेक्ट्रॉन इज बिटवीन, जैसे ए बी एंड सी, अभी मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ए और बी के बीच में है, और उसके बाद वो यही इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन बी और सी के बीच में चला गया. मान लो इलेक्ट्रॉन अभी ये दोनों के बीच में था, अभी वो जाके इस दोनों के बीच में चला गया. देन हम लोग इस टाइप का इलेक्ट्रॉन को टाइप में बोलेंगे ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसका मूवमेंट हो रहा है. इलेक्ट्रॉन दो टाइप का हुआ, जो इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, जिसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड लोकलाइज इलेक्ट्रॉन. और जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, जैसे अभी मान लो इस दोनों के बीच में अब यहां चला गया, तो वो इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे जो मूव कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन. अब देखो, लोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्या क्या हो सकता है, जैसे CH3OH, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर, तो ये लोन पेयर किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर है, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट किया है. तो लोकलाइज इलेक्ट्रॉन कुड बी बॉन्ड पेयर, द लोकलाइज इलेक्ट्रॉन कुड बी लोन पेयर. ये इलेक्ट्रॉन किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है, वो ऑक्सीजन के साथ ही रहेगा. So if the electron is present at a particular site or between the two atoms and it is not participating in the distribution, then it is called localized electron. And delocalized electron क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन में उस पार्टिसिपेशन, उसका पार्टिसिपेशन डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा. इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन. सो दो टाइप का इलेक्ट्रॉन हुआ, एक हो गया लोकलाइज, एक हो गया डीलोकलाइज. अब क्योंकि डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, उसका चलते क्या हो गया, उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि वो तो मूव कर रहा है. सो ड्यू टू डीलोकलाइजेशन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विल डिक्रीज, एंड वी कैन से दैट इज पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, एंड देयरबाय स्टेबिलिटी विल इंक्रीज. सो जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा, उसका डेंसिटी घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट में उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है. तो उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी घट जाएगा, सो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा, और उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा. सो ड्यू टू डीलोकलाइजेशन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस. ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस. नाउ व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस का मतलब हुआ कि when we cannot explain the actual property by a single structure, जैसे कि let us consider the example of benzene.
सो कार्बन एंड कार्बन, दो कार्बन जब सिंगल बॉन्ड में अटैच है, मतलब sp3 कार्बन एंड sp3 कार्बन, दो sp3 कार्बन का बीच का जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है दैट इज 1.54 एंगस्ट्रॉम. दिस इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. कार्बन कार्बन sp3 कार्बन sp3 कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू नियरली 1.54 एंगस्ट्रॉम. दो कार्बन जब sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, sp2 कार्बन, तो यहां पर sp2 कार्बन मतलब यहां पर पाई बॉन्ड आ जाएगा. तो उसका मतलब यहां का इसका जो बॉन्ड डिस्टेंस होगा, मतलब दो कार्बन जब पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ अदर, सो देन इस कार्बन का जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.34 एंगस्ट्रॉम. और दो कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है देन इसका सेंटर टू सेंटर बॉन्ड डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली 1.20 एंगस्ट्रॉम. ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है. sp3, दो sp3 कार्बन का बीच का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 1.54, दो sp2 कार्बन का बीच का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 1.34 एंगस्ट्रॉम. एंड दो sp कार्बन का बीच का डिस्टेंस क्या होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम. अब उस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो अब पहले हम लोग नंबरिंग कर देते हैं सभी कार्बन का. बेंजीन में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6. तो यहां तो कार्बन, दो कार्बन हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहां सिंगल डबल सिंगल. तो यहां बोल सकते हैं कि कार्बन, कार्बन 1 एंड 2, कार्बन 3 एंड 4 एंड कार्बन 5 एंड 6, कार्बन 5 एंड 6. तो ये तीनों का बॉन्ड डिस्टेंस मान लेते हैं x होगा, क्योंकि सब डबल बॉन्ड है तो ये तीनों आइडेंटिकल हो जाएगा, x x x एंगस्ट्रॉम. और कार्बन 2 3, कार्बन 2 एंड कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5 एंड कार्बन 6 एंड कार्बन 1, इसका बॉन्ड डिस्टेंस मान लेते हैं y एंगस्ट्रॉम है, इसको हम लोग x मान लेते हैं. तो ये तीनों तो हमें सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये तीनों का बॉन्ड डिस्टेंस भी आइडेंटिकल होगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर हमको सेम दिख रहा है. और यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, इफ इट इज अ y, इफ इट इज अ y एंड इफ इट इज अ y, सो वी कैन से दैट y इज मोर देन x, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, यहां तो डबल बॉन्ड दिख रहा है और हमें पता है सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ मतलब बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा होगा. तो इस हिसाब से y का वैल्यू x से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इस स्ट्रक्चर से तो हम लोग यही सब रिलेशन निकल पा रहे हैं. मगर जब इसको एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये पाया गया इट इज x इजिकल्स टू y, x इजिकल्स टू y पाया गया. मगर इस स्ट्रक्चर से हमें x इजिकल्स टू y तो दिख नहीं रहा है, इस स्ट्रक्चर से तो y मोर देन x दिख रहा है. बट एक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, दिस इज द एक्चुअल प्रॉपर्टी. मतलब हम लोग एक्चुअल प्रॉपर्टी को यहां से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे क्योंकि यहां से हमें तो y इज मोर देन x दिख रहा है. So we fail to explain the actual property from this structure. So when you fail to explain the actual property from a structure, उसका मतलब इसके पास जरूर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होगा. This molecule must have more than one structure because we fail to explain the actual property from this structure. So all those structure, इसका all those structure जिसके थ्रू से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, ऑल दो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. उसका मतलब इस स्ट्रक्चर से हम लोग एक्चुअल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, इससे तो हम लोग केवल y ग्रेटर देन x दिख रहा है. सो ऑल दो स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन जिसके थ्रू से हम लोग एक्चुअल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पाएंगे, ऑल दोज आर कॉल्ड द रेजोनेटिंग और कैनोनिकल और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन. अब फिर से देखो यहां पर let us consider ethane.
इथेन में हमें यहाँ पर कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड दिख रहा है और हमें पता है कार्बन एंड कार्बन जब सिंगल बॉन्ड होता है sp3 कार्बन sp3, वो बॉन्ड डिस्टेंस यहां पर हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 1.54 एंगस्ट्रॉम। जब हमने इसको एक्सपेरिमेंट किए तो वही बॉन्ड डिस्टेंस पाया गया। उसका मतलब द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर। दो कार्बन sp3 में जब जुड़ा रहता है उसका बॉन्ड डिस्टेंस हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 1.54 एंगस्ट्रॉम। जो यहां पर 1.54 हमको 1.54 हमको लग रहा है कि 1.54 होगा, मगर इसको जब एक्सपेरिमेंट किए तब भी 1.54 ही आ गया। मतलब ये 1.54 एक्चुअल प्रॉपर्टी को हम लोग थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। वी कैन एक्सप्लेन द एक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉम द थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर। उसका मतलब वी कैन से दैट इसका कोई और स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, क्योंकि एक्चुअल प्रॉपर्टी से तो यहीं से एक्सप्लेन हो जा रहा है। सो इट कैन नॉट हैव ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कब हम लोग, व्हेन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन यू फेल टू एक्सप्लेन द एक्चुअल प्रॉपर्टी। एक और केस देखो, लेट अस कंसीडर कार्बोनेट आयन। अब यहां से कार्बोनेट आयन में यहां डबल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, उस हिसाब से मान लेते हैं इस बॉन्ड डिस्टेंस x, कार्बन और ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड डिस्टेंस x, यहां पर इसको y मान लेते हैं और इसको भी हम लोग y मान लेते हैं, क्योंकि यहां भी हमें सिंगल दिख रहा है, यहां भी सिंगल, और इस हिसाब से y इज मोर देन x होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि बॉन्ड ऑर्डर बनता है तो बॉन्ड लेंथ घट जाता है। तो बॉन्ड ऑर्डर तो यहाँ 2 दिख रहा है, बॉन्ड ऑर्डर तो यहाँ 1 दिख रहा है, तो उस हिसाब से होना तो यही चाहिए। मगर फिर से जब कार्बोनेट को एनालिसिस किया गया तब ये पाया गया इट इज नॉट y इज मोर देन x, इट इज एक्चुअली x इजिकल्स टू y। जो x इजिकल्स टू y तो यहां से तो दिख नहीं रहा है, यहां तो हमें y इज मोर देन x दिख रहा है। उसका मतलब एक्चुअल प्रॉपर्टी को फिर से हम लोग यहां से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। वी फेल टू एक्सप्लेन द एक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर। सो व्हेनेवर वी फेल टू एक्सप्लेन द एक्चुअल प्रॉपर्टी, then we can say that the molecule must have more than one structure, and all those structure by which we can explain the actual property are said to be resonating or contributing or canonical structure. अब ये क्वेश्चन है कि हम कैसे समझेंगे कि किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा और किस में रेजोनेंस नहीं होगा। हाउ विल यू गोइंग टू अंडरस्टैंड कि whether the molecule will have more than one structure or it will be the single structure? लिखो कंडीशन फॉर रेजोनेंस। कंडीशन फॉर मॉलिक्यूल टू शो रेजोनेंस। पहला कंडीशन लिखो, प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। मतलब मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा या नहीं, पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, उसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं। एंड सेकेंड, प्लेनरिटी। उसका मतलब रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, उसके लिए हमें दो कंडीशन चेक करना है। रेजोनेंस के लिए हमें चेक करना है कि उसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं एंड वो प्लेनर है कि नहीं। सो दो कंडीशन होना चाहिए, दोनों को ही सेटिस्फाई करना है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी होना चाहिए एंड प्लेनर भी होना चाहिए। अब यहां पर देखो, कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम। सो ए सिस्टम इज सेड टू बी कॉन्जुगेटेड इफ वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट। लिखो, if a system is said to be conjugated, a system is said to be conjugated if one of the following exist। तो पहला केस हो गया डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस टाइप का डबल सिंगल डबल, मतलब मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए।
मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, इस तरह का ऑर्डर में होना चाहिए. So if it is having multiple bond, single bond, multiple bond, then it is called conjugated system. सेकेंड हो गया मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एंड इस एटम के ऊपर, यहां पर जिस भी एटम है, एटम को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस एटम पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए. मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज. मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, इस ऑर्डर में होना चाहिए. थर्ड, मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए. पॉजिटिव चार्ज का मतलब वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए. मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड वेकेंट ऑर्बिटल. पॉजिटिव चार्ज विथ वेकेंट ऑर्बिटल. मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और वहां पर उसके ऊपर लोन पेयर भी, इट कुड हैव लोन पेयर, इधर नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो. दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पर ये चार्ज सिस्टम है, ये एक न्यूट्रल सिस्टम है. मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड न्यूट्रल है मगर इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है. न्यूट्रल बट वेकेंट ऑर्बिटल. मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और इसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड एटम के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. So if any of this present in a system, if any of this is present in a system, then we will say that it is a conjugated system. मतलब उसमें conjugated system presence है. तो पहले हमें ये चेक करना है कि रेजोनेंस होने के लिए ये हमारा उस स्ट्रक्चर में क्या कोई भी एक कॉम्बिनेशन है कि नहीं. क्योंकि कोई भी एक कॉम्बिनेशन हो गया मतलब उसमें उसमें कॉन्जुगेशन आ गया. एंड सेकेंड हमें क्या चेक करना है कि प्लेनारिटी. प्लेनारिटी का मतलब हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? sp2 या वहां पर sp भी हो सकता है. इट कुड बी प्लेन में होना चाहिए. So either it could be sp2 or sp. अब देखो यहां पर जैसे अभी हम लोग डिस्कस किए कि बेंजीन का एक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पाए बिकॉज बेंजीन इज हैविंग ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. अब हम लोग देख लेते हैं कि बेंजीन में कॉन्जुगेशन है कि नहीं. तो देखो बेंजीन में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल मतलब पहला वाला केस है यहां पर. डबल सिंगल डबल वाला केस है यहां पर. तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है इसके अंदर. और व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ ईच कार्बन? sp2 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 sp2. sp2 है, प्लेनर है. कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन में देखो कॉन्जुगेशन है कि नहीं हम लोग देख लेते हैं. तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज. केस 2 अभी जो हम लोग ड्रॉ किए थे उसमें सेकंड केस यहां पर प्रेजेंस है. देखो डबल सिंगल नेगेटिव, यह डबल सिंगल नेगेटिव. सो इट इज हैविंग ए कॉन्जुगेशन. एंड व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ द कार्बन? sp2. कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है यहां पर? sp2. उसका मतलब रेजोन. और मिथाइल अल्कोहल, अभी हम लोग मिथाइल अल्कोहल भी ड्रॉ किए थे. तो मिथाइल अल्कोहल. तो देखो यहां पर कोई भी उस अभी जो सिस्टम 6 सिस्टम ड्रॉ किए थे वहां पर ये इसमें कोई भी 6 सिस्टम में नहीं है यहां पर. सो इट इज नॉट हैविंग ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम. उसका मतलब इसका रेजोनेंस नहीं हो सकता.
So all the property can be explained from the single structure. But क्योंकि यहाँ पर conjugated system है, so it will have more than one structure. अब वो more than one का मतलब 2 होगा या 3 होगा, वो तो हम लोग स्ट्रक्चर से निकालेंगे, that is different thing. मगर ये क्लियर हो गया कि इसके पास एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होगा और एक से ज्यादा स्ट्रक्चर से एक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन होगा. इसके पास भी एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होगा और उससे उसका एक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन होगा. मगर इसका एक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए दिस स्ट्रक्चर इज इटसेल्फ एनफ. अब फिर से यहां पर समझो, लेट अस कंसीडर बेंजीन. बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ द कार्बन? sp2 है ना, sp2. अच्छा, अब दो कार्बन के बीच में क्या है? पाई बॉन्ड. और पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड बनता है व्हेन 2 p ऑर्बिटल अंडरगो साइडवेज ओवरलैपिंग. तो यहां पर p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है. तो अभी ये दोनों के बीच में ओवरलैप हुआ है तो यहां पाई बॉन्ड बना है. ये दोनों के बीच में ओवरलैप हुआ तो पाई बॉन्ड यहां बना है. और ये दोनों के बीच में ओवरलैप हुआ है तो पाई बॉन्ड यहां बना है. उसका मतलब बिटवीन दे में पाई बॉन्ड, बिटवीन दे में पाई बॉन्ड एंड बिटवीन दे में पाई बॉन्ड. अब इसको थोड़ा सा सोचो ये स्ट्रक्चर है कैसे. तो अब इमेजिन करो इस व्हाइट बोर्ड को, इमेजिन करो कि इस व्हाइट बोर्ड में ये स्ट्रक्चर है, ये रिंग, ये जो 6 मेंबर का रिंग है वो इस व्हाइट बोर्ड में है. और ये जो p ऑर्बिटल है वो व्हाइट बोर्ड से इस तरह से परपेंडिकुलर में है. इस बोर्ड का परपेंडिकुलर में p ऑर्बिटल है. या तुम ऐसा इमेजिन करो ये जो रिंग है वो प्लेन में है और वो p ऑर्बिटल कहां पर है? इस तरह से p ऑर्बिटल है. सो दिस p ऑर्बिटल्स आर ऑल पैरेलल p ऑर्बिटल. दीज आर ऑल पैरेलल p ऑर्बिटल. क्या वो रिंग का प्लेन में है? नहीं, वो रिंग का प्लेन में नहीं है. वो रिंग से तो परपेंडिकुलर में है. बट दोस p ऑर्बिटल देमसेल्फ आर पैरेलल. ये p ऑर्बिटल पैरेलल है, ये इसके साथ पैरेलल है, ये इसके साथ पैरेलल है, ये इसके साथ पैरेलल है. सो ऑल दिस p ऑर्बिटल्स आर पैरेलल. वो रिंग के प्लेन में नहीं है, रिंग से तो परपेंडिकुलर में गया है वो. अब वो क्या रहा है? पाई बॉन्ड बनाना है. पाई बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. अब देखो इस p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग यहां हुआ तो यहां पाई बॉन्ड बना, यहां बन गया. इसका ओवरलैपिंग इसके साथ हुआ तो यहां पाई बॉन्ड बना, यहां हो गया तो यहां पाई बॉन्ड बन गया. तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर क्या लिख देंगे? स्ट्रक्चर अब हम यहां डबल बॉन्ड शो करेंगे, यहां डबल बॉन्ड शो करेंगे, यहां डबल बॉन्ड शो करेंगे. मगर ये जरूरी तो नहीं है कि इसका पाई बॉन्ड, इसका ओवरलैपिंग इससे हो. ये तो हो ही सकता है कि ये ओवरलैपिंग यहां करे, क्योंकि इसका जितना ओवरलैपिंग का प्रोबेबिलिटी इसके साथ है उतना ही प्रोबेबिलिटी इसके साथ है. तो जब इसके साथ ओवरलैप करेगा तो पाई बॉन्ड अब यहां बनेगा. अब ये यहां पाई बॉन्ड बना लेगा तो उसका मतलब इसका सेकेंड स्ट्रक्चर क्या हो सकता है कि पाई बॉन्ड अब यहां बना, इसका पाई बॉन्ड यहां बना और इसका पाई बॉन्ड यहां बन गया. तो पहले ये इसके साथ बना रहा था, अब वो इसके साथ बना रहा है, क्योंकि इसके लिए इसके साथ बनाना और इसके साथ बनाना दोनों के लिए तो आइडेंटिकल थिंग है, दोनों के लिए तो सेम ही है. तो अब जब इसके साथ बनाए तो पाई बॉन्ड यहां बन रहा था, यहां बन रहा था, यहां बन रहा था. अब जब इसके साथ बनाएगा तो पाई बॉन्ड का देखो पोजीशन चेंज हो गया. अब पाई बॉन्ड का पोजीशन यहां पर आ गया. So, उसका मतलब रेजोनेंस में क्या होता है? तो पहले पॉइंट यहां ध्यान रखना है, रेजोनेंस इज द फेनोमेना ऑफ द पैरेलल p ऑर्बिटल. रेजोनेंस इज द फेनोमेना ऑफ द पैरेलल p ऑर्बिटल. p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, p ऑर्बिटल. रेजोनेंस इज द फेनोमेना ऑफ द p ऑर्बिटल. अच्छा, अब किससे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो, जब p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हुआ
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर में भी है, तो इसका जब हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखेंगे, व्हाट इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर? हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर, मतलब ये इसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है, इसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर और नीचे में हो जाएगा। यहां पर भी ओवरलैप कर रहा है, ऊपर में भी नीचे में भी तो ओवरलैप हो रहा। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रिंग का प्लेन का ऊपर में भी है पाई इलेक्ट्रॉन और वो नीचे में भी पाई इलेक्ट्रॉन है। सो रेजोनेंस इज द फेनोमेना ऑफ द पैरेलल p ऑर्बिटल। तो ध्यान रखना, रेजोनेंस में कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, रेजोनेंस में हमेशा p ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन होता है। वो भी कौन सा p ऑर्बिटल? वही p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा जब दो पैरेलल होगा, मतलब एक p ऑर्बिटल मान लो ऐसा है और एक p ऑर्बिटल ऐसा है, तो वो कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। p ऑर्बिटल ऐसा ही होना चाहिए, पैरेलल ही होना चाहिए, तभी वो जाके पार्टिसिपेशन होगा। अब देखो ये क्योंकि पैरेलल है तो देखो सब एक ही प्लेन में आ गया, ऑल आर प्लेनर। ये सब p ऑर्बिटल क्या आ गया? एक ही प्लेन में आ गया, ऑल आर प्लेनर, कोप्लेनर हो गया। उसका मतलब रेजोनेंस में हमें क्या चेक करना है? पहला तो हमें चेक करना है कि उसमें कॉन्जुगेशन है कि नहीं, और याद रखना है रेजोनेंस इज द फेनोमेना ऑफ द p ऑर्बिटल। एंड सेकंड हमें क्या चेक करना है कि उसमें प्लेनरिटी है कि नहीं, मतलब रेजोनेंस में क्या किसका पार्टिसिपेशन होता है? रेजोनेंस में केवल इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है। सो इन रेजोनेंस ओनली द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन changes but the position of the atom can never changes। रेजोनेंस में हम लोग एटम का पोजीशन कभी भी नहीं चेंज कर सकते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि रेजोनेंस में कौन पार्टिसिपेशन करेगा? रेजोनेंस में दो टाइप का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन करता है, इट कुड बी द पाई इलेक्ट्रॉन और इट कुड बी द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नॉन बॉन्डेड पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन इन रेजोनेंस। Resonance is the phenomena of the pi electron or non-bonded pair of electron. The non-bonded pair of electron could be in the form of a lone pair or non-bonded pair of electron could be in the form of a negative charge. अब हम लोग पहला केस देखते हैं। अब तो उसका मतलब रेजोनेंस के लिए हमें यह देखना है कि उसमें कॉन्जुगेशन है कि नहीं, एंड देन प्लेनरिटी। सो केस वन, तो ये केस वन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम, मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड। और रेजोनेंस में क्या होता है? p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग। उसका मतलब इसका जो p ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल सब क्या है? पैरेलल है। अभी ये दोनों के बीच में ओवरलैप हो रहा, अभी ये क्या करेगा? इसका जो p ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप हुआ, तो इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे कैसे? देखो, अब p ऑर्बिटल को शिफ्ट करना है। अब इसका जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, तो उसका मतलब रेजोनेंस में कभी सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन नहीं होता, इट इज द पार्टिसिपेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो यहां तो नॉन बॉन्डेड है नहीं, यहां तो सब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। बॉन्डेड में सिग्मा भी है और पाई भी है, और रेजोनेंस में नॉन बॉन्डेड का पार्टिसिपेशन होता है या बॉन्डेड में केवल पाई का। तो उसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन को अब हम लोग यहां शिफ्ट कराए। एरो इंडिकेट्स कि इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग किधर हो रहा, मतलब यहां से दो इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा। जब यहां इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा तो यहां पर उस मोमेंट में क्या हो रहा होगा? देखो यहां पाई बॉन्ड बन रहा होगा, तो इस कार्बन में ऑलरेडी कितना बॉन्ड है? यहां से 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है इसके पास, इस कार्बन के पास। तब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन तो 10 हो जाएगा, मगर 10 तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट कराना है।
अब इस कार्बन में क्या होगा, देखो इस कार्बन में एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहां से जो पाई बॉन्ड था इसके साथ, अब ये पहले पाई बॉन्ड इसके साथ जुड़ा हुआ था, अब पाई बॉन्ड इसके साथ अब जुड़ा नहीं हुआ है, पहले पाई बॉन्ड यहां भी जुड़ा हुआ था, अभी भी जुड़ा हुआ है, मतलब इस कार्बन में कोई चेंजेस हुआ नहीं। इस कार्बन में पहले भी पाई बॉन्ड था, अभी भी इसके साथ है, मगर यहां चेंज हो गया, यहां पहले पाई बॉन्ड था, अभी उसके पास पाई बॉन्ड नहीं है। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस कार्बन में क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग शो करते हैं बाय बोथ साइड एरो। दिस इंडिकेट दैट दे आर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहां कॉन्जुगेशन है, पाई इलेक्ट्रॉन इसका यहां जा रहा है, जब पाई यहां गया तो इसका भी पाई इसके ऊपर चला गया, क्योंकि रेजोनेंस में क्या होता है, पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का ओवरलैपिंग होता है, या नॉन बॉन्डेड का, यहां तो नॉन बॉन्डेड है नहीं, यहां तो पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहां गया, तो जब यहां जा रहा होगा, क्यों गया, क्योंकि ओवरलैप चल रहा है, इसका जो पी ऑर्बिटल था ये इसके साथ ओवरलैप कर गया, तो इलेक्ट्रॉन यहां गया, तो पाई बॉन्ड अब यहां बनेगा, यहां क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहां क्या आ गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला गया, तो इसका मतलब यहां नेगेटिव चार्ज। पहले यहां पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड इसके बीच में गया, दो एटम के बीच में गया, और ये जो पाई बॉन्ड था इस एटम के ऊपर आया, तो दोनों में चेंजेस देखो, पाई बॉन्ड अभी यहां जाके दो के बीच में गया, तभी तो बॉन्ड बनाया, मगर ये जो पाई बॉन्ड था वो अभी एक एटम, सिंगल एटम के ऊपर चला गया, तो इसीलिए यहां पर नेगेटिव चार्ज। तो तुम बोलोगे ऐसे क्यों, तो तुम चाहो तो तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो, क्योंकि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो तुम इसका फ्लो को लेफ्ट राइट टू लेफ्ट करा सकते हो, मतलब तुम इसको ऐसा लिखो और इसको इसके ऊपर लिखो, तो इस केस में यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर ही आएगा। सो कोई भी डायरेक्शन में शिफ्ट करा सकते हो। तो ये तो दोनों इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, और हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, हाइब्रिड, व्हाट इज हाइब्रिड, हाइब्रिड स्ट्रक्चर का मतलब एक्चुअल स्ट्रक्चर को हम लोग पेपर में लिख रहे हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑन पेपर। एक्चुअल स्ट्रक्चर तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग पेपर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब हाइब्रिड कैसा लिखेंगे, देखो, तो यहां पर कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, सभी के साथ देखो, यहां पर डबल बॉन्ड था, यहां सिंगल, यहां डबल, मतलब सभी के साथ सिग्मा बॉन्ड तो जुड़ा हुआ है, सभी के साथ सिग्मा बॉन्ड जुड़ा हुआ है। पाई बॉन्ड पहले यहां पर और यहां पर था, अभी पाई बॉन्ड यहां दिख रहा है, मतलब हम लोग लिखेंगे पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब डॉट 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 से रिप्रेजेंट करेंगे, पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब पाई बॉन्ड यहां से यहां के बीच में मूव कर रहा है, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट डॉट डॉट, दैट इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और किसी एक कार्बन में इसमें क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसमें हम लोग लिख देंगे डेल नेगेटिव एक में, और एक किसी एक में डेल पॉजिटिव। So this is the hybrid structure. A hybrid structure is the actual structure का representation on paper. इससे क्या पता चल रहा है, देखो, ये कार्बन और कार्बन, यहां तो डबल बॉन्ड है, यहां कार्बन हमें सिंगल बॉन्ड दिखा, यहां डबल बॉन्ड, मगर जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो ये जो डबल बॉन्ड है यहां अभी हमें सिंगल दिख रहा, तो ये जो सिंगल है वो डबल दिख रहा, उसका मतलब क्या, यदि इसको हम लोग बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना चाहे, हमें पता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का डिस्टेंस कितना होता है, दैट इज 1.34 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज 1.34 एंगस्ट्रॉम एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज 1.54 एंगस्ट्रॉम। मगर ये तो डबल बॉन्ड है नहीं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड रहता है तो यहां पर भी डबल बॉन्ड नहीं होता, तो वी कैन से दिस बॉन्ड, द बॉन्ड ऑर्डर हियर इज, इट इज नॉट डबल, इट इज एक्चुअली मोर देन वन बट लेस देन
डबल, क्योंकि यहां डबल है, यहां पर क्या है, सिंगल। यहां डबल है तो यहां क्या है, सिंगल है। उसका मतलब एक्चुअली क्या है, ये डबल से कम है मगर सिंगल से ज्यादा है। तो उसका मतलब क्या, इसका बॉन्ड लेंथ 1.34 हो सकता है? नहीं, क्योंकि 1.34 कब होगा, जब वो डबल रहता। वो तो डबल है नहीं, वो तो डबल से कम है। उसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, 1.34 से ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, ये क्या दिख रहा था, ये तो सिंगल दिख रहा था, मगर क्या ये सिंगल है? नहीं, क्योंकि सिंगल रहता तो यहां भी सिंगल ही दिखता। उसका मतलब ये सिंगल से ज्यादा है मगर डबल से कम है। तो उसका मतलब यहां पर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, 1.54 से ज्यादा हो जाएगा। यहां पर फिर से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, 1.34 से कम। तो ये जो एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उसको देखो हम लोग इससे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। वी कैन एक्सप्लेन द एक्चुअल रिजल्ट, क्योंकि एक्चुअल रिजल्ट क्या है, यहां पर द बॉन्ड लेंथ इज लेस देन 1.34, द बॉन्ड लेंथ यहां पर क्या जाएगा, सॉरी, बॉन्ड लेंथ इज मोर देन 1.34, जो एक्सप्लेन हो रहा है। यहां पर क्या है, बॉन्ड लेंथ, एक्चुअल बॉन्ड लेंथ क्या है, 1.54 से कम है, जो एक्सप्लेन हो रहा है यहां से। क्योंकि यहां तो सिंगल नहीं है तो डबल भी है। उसका मतलब इट इज नॉट अ सिंगल बॉन्ड, इट इज मोर देन सिंगल बट लेस देन डबल। So actual property can be explained by this hypothetical concept, and this hypothetical concept is known as resonance. सर मतलब स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट नहीं करता है, बस हम लोग को प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है ना। हाँ, प्रॉपर्टीज, इससे हम लोग प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करेंगे, स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मतलब ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं ना, बस हाइपोथेटिकल। हाँ, इट इज अ हाइपोथेटिकल फेनोमेनन। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर असली में है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर।